हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो 2 ऑफ गोलैंग ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोलैंग इंस्टॉलेशन स्टेप्स, प्रेफर्ड आईडीई एंड व्हाट आर वेरिएबल्स, हाउ डू वी यूज इट एंड व्हाट आर सम डिफॉल्ट वैल्यूज, हाउ वी कैन इनिशियलाइज इट एंड स्टफ लाइक दिस। तो स्टार्ट करते हैं गोलैंग इंस्टॉलेशन से। ऑफिशियल वेबसाइट है go.dev। एज यू कैन सी हियर, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत ईजिली मिल जाएगा आपको। The latest version is 1.26. This is what you have to install. Now, इसे हम तीन तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे आप विंडोज़ पे जाएंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड होगा, आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है एंड दैट्स इट। नो पाथ सेटिंग, नो एनवायरनमेंट वेरिएबल विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग। नाउ द सेकेंड ऑप्शन, लेट्स टॉक अबाउट मैक सिंस आई एम वर्किंग ऑन मैक। तो जैसे ही हम मैक पे जाएंगे, वैसे में देखिएगा कि ओह के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे जाते हैं और ये देखिए, जैसे कुछ पुराने वर्जन्स हैं हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। हम वहाँ पे गए, हमने ऐसे गोड डाउनलोड करा। जैसे ही इस पर क्लिक करा, ये हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हमें लिनक्स के अंदर या मैक के अंदर कौन सा फ्लेवर हमें डाउनलोड करना है, कौन सा पैकेजिंग भी डाउनलोड करना है। तो आप डाउनलोड करेंगे ये वाला SRC, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ये वाला, डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ सिस्टम आपका, कि आपका AMD 64 भी हो सकता है, 386 भी हो सकता है। जो भी आपके पैकेज, जो भी आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, OS की रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से आप पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस बस OS का या OS के टाइप का है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। सेम एप्पल मैक OS में है और सेम ही लिनक्स में है। जैसे आप क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ARM64 डाउनलोड हो जाएगा। ARM64, AMD 64, ये डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं। सेम यही आप विंडोज़ के लिए भी कर सकते हैं। देखिए कैसे विंडोज़ डाउनलोड हो गया है। विंडोज़ का जैसे मैंने बताया, आप जैसे ही EXE/MSI पे डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लिनक्स में आपको दो एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ेंगे कि आपके लिनक्स सिस्टम में आपके पास प्रोफाइल फाइल्स होते हैं, जिसे यूजुअली बैश RC फाइल बोला जाता है, या कुछ सिस्टम्स में कुछ और नाम भी हो सकता है। ये आप गूगल करके फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सी फाइल है। एक बार नाम पता चल जाएगा उस फाइल का, आप ये टाइप करेंगे nano.bashrc, या जो भी आपके सिस्टम की फाइल का नाम है। ओपन होने के बाद सबसे बॉटम पे आपको बस ये कॉपी पेस्ट करना है, एक्सपोर्ट पाथ यूज़र लोकल गो बिन, सेव करना है और उसके बाद सोर्स कर देना है। ये उस फाइल को रिफ्रेश कर देगा और आपका सिस्टम रीन्यूड वेरिएबल्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यूज़ कर सकता है। मैक में भी आपको सेम करना है। मैक के साथ बस एक डिफरेंस ही आता है कि कुछ सिस्टम्स में बैश RC फाइल होता है, कुछ में ZSHRC फाइल होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी फाइल है, वही सेम एक्टिविटी आपको करनी, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। सोर्स करा और उसके बाद आप क्या टाइप करेंगे, go:\version। तो ये आपको क्लियरली बताएगा कि आपका कौन सा गो वर्जन इंस्टॉल्ड है। मेरे सिस्टम में भी 1.24 है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस ट्यूटोरियल के लिए हम यही फॉलो करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज, एक बार गोलैंग इंस्टॉल हो जाती है, उसके बाद हमें ज़रूरत होगी IDE की। सो गोलैंग एक IDE है। PHP स्टॉर्म्स के कुछ वर्जन्स में गोलैंग सपोर्ट होता है, नहीं तो जो सबसे ज़्यादा यूजेबल है एक एटम है, वो थोड़ा हैवी होता है, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ होता है, और एक VS कोड है जो पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ, एंड आई बीन यूजिंग इट फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ। तो आप जाइए, सेम यही तरीका है डाउनलोड करने का, जो भी आपको सही लग रहा है पैकेज, डिपेंडिंग ऑन योर OS, मैक, विंडोज़, .deb या .rpm डाउनलोड करें। सिंगल क्लिक के साथ इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें और कोई पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्विकली आते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे, विच इज़ द हेलो वर्ल्ड। ये हम इसीलिए चेक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन सही है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये लोकेशन चेक करते हैं। हमारा है ये प्रोजेक्ट्स कोर्स के अंदर 1.hello। ओके, हम आ गए 1 हेलो वर्ल्ड में। अब यहाँ पे ये बेसिक सिंटैक्स है पैकेज मेन, इंपोर्ट fmt, फंक्शन मेन, और उसके अंदर एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट। अभी इसे समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे आने वाले पार्ट में समझाऊंगा, तब आपको बेटर समझ में आएगा।
रन करने के लिए गो स्पेस रन मेन डॉट गो हेलो वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है हमारा गोलैंग इंस्टॉलेशन सेटअप परफेक्ट हो गया है। अब हम चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। ये सेकेंड पार्ट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नो मैटर कि आप कितना छोटा सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, कितना बड़ा सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, आपको वेरिएबल्स किस तरह के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं या जो भी है वो आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू हम अपडेट कर सकें या अपडेट हो सकती हो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। लेट्स से हम दो लोगों का डेटा कुछ यूज़ कर रहे हैं, दो लोगों की एज दो लोग हैं हमारे एम्प्लॉय टेबल में, उसकी एज है 10, दूसरी की एज है 15। ये सीरियल नंबर लेते हैं, एक का सीरियल नंबर है 10, एक का सीरियल नंबर है 15। तो अब जब हम अपने सॉफ्टवेयर में लिखेंगे तो हम उसे एक वेरिएबल असाइन करेंगे और वो वेरिएबल इस सीरियल नंबर को लेके जाएगा। तो इसलिए हम उसकी वैल्यूज ऑन द फ्लाई अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गोलैंग में कितने तरह के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला अवेलेबल होता है हमारे पास इंट, जो इंटीजर टाइप्स को स्टोर करता है, जैसे 1 2 3 4 या -1 2 3 4, ज़ीरो भी इंक्लूडेड होता है। सेकेंड हो गया हमारे पास स्ट्रिंग, जिस पे हम नेम या कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। नेम हो गया या किसी तरह का स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। ये ध्यान रखना कि गोलैंग में डबल कोट्स और सिंगल कोट्स डिफरेंट तरीके से हैंडल करे जाते हैं। सो हम गोलैंग में हमेशा डबल कोट्स यूज़ करेंगे फॉर स्ट्रिंग। थर्ड टाइप आता है बूलियन, विच इज़ ट्रू और फॉल्स, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है। मैं इसका ये भी बता देता हूँ। इंटीजर इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो, डिफ़ॉल्ट इज़ ज़ीरो, स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज एम्प्टी, boolean is always false, default value is always false unless until it's updated। देखते हैं हमारे पास फ्लोट में 0.0 आता है क्योंकि इट इज़ क्लोज टू इंट, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है, बट सिंस इट इज़ हैविंग डेसिमल इन प्लेस दैट इज़ वाई 0.0। इन दोनों को मैं बाद में समझाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। सो लेट्स सी। यहाँ गोलैंग में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के या वेरिएबल को यूज़ करने के। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इन सारे तरीकों कैसे प्रिंट करा जा सकता है। लेट्स सी। अब यहाँ पे हमने देखा है कि हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, उसको इनिशियलाइज करा है वैल्यू 10, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं fmt.println। ये बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट है। रिगार्डलेस ऑफ आपका टाइप क्या है, आपका स्ट्रिंग है, इंट है, तो यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट में आपको स्पेसिफाई नहीं करना होता। आपसे वेरिएबल का नाम लिखिए, गो रन मेन डॉट गो प्रिंट करिए और वो प्रिंट कर देगा। आइए प्रिंट करके देखते हैं इसे। जैसे कि हमने देखा था कि वैर एज इंटीजर वैल इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे आ रही है वैल इक्वल्स टू 10, विच मीन्स कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा, वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल था और उसको हमने 10 वैल्यू असाइन करी, जो यहाँ पे आके प्रिंट हो रही है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़ आती है कि कोई आपसे पूछता है कि हम ऑन द फ्लाई किसी वेरिएबल का टाइप कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन अवेलेबल है, वो है fmt.printf, और ये रहा एज परसेंटाइल टी से आप कोई किसी भी वेरिएबल टाइप का टाइप प्रिंट करा सकते हैं कि ये इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है या फ्लोट है। देखते हैं एज इंट, जैसे हमने एज यहाँ पे 10 लिया था, आप यहाँ से रिलेट करके देखिए, जैसे हमने भी वैर एज इंट इक्वल्स टू 10 लिया है, वही इसने यहाँ पे प्रिंट करा और हमने यहाँ पे इसका टाइप प्रिंट करा है, एज इक्वल टू 10 और एज इक्वल टू इंट। अब ये देखिए, ये जो फंक्शन है ये अपेरेंटली अपने आप में कुछ नहीं करता है। प्रिंट एफ मतलब कोई भी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर परसेंटाइल कुछ लिखा होता है, उसको उसके नाम के अगेंस्ट वैल्यू लेके प्रिंट कर देगा। अभी बस इतना समझने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमने बूलियन, फ्लोट 64, बाइट, इंट यूज़ करा है। इसे हम रनिंग लैंग्वेज में फ्लोट भी बोल देते हैं। फ्लोट 32, फ्लोट 64 क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। चलिए देखते हैं। ये एक बहुत स्टैंडर्डाइज वर्जन है
किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास हर बार कोई वैल्यू होगी जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम उस केस में? तो हमारे पास ये 3 बेसिक सिंटेक्स हैं, एक्चुअल में 4 हैं, एक और है ऊपर, ये रहा ऊपर, ये मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। यहाँ पे हम गए वैर नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग, जैसे हमने ऊपर प्रिंट करा था बिल्कुल सेम है, वैर नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आया वैर नेम 1 स्ट्रिंग इक्वल टू जॉन। अब इसने यहाँ पे हमने टाइप भी डिफाइन कर दिया और वैल्यू भी डिफाइन कर दी। अब हम सेकंड पे आते हैं, वैर नेम टू इक्वल टू जॉन। अब यहाँ पे ये है कि ये देखिए वैर नेम टू और इक्वल टू डबल कोट जॉन। अब गोलैंग कंपाइलर इतना स्मार्ट है, वो ये देखेगा कि अच्छा कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है नेम टू का, लेकिन उसके साथ में कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं करा है, तो वो क्या करेगा, जो भी इक्वल टू के बाद आपने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रखी है उस वैल्यू का टाइप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको असाइन कर देगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे होवर करेंगे तो आपको देखिएगा वैर नेम टू स्पेस स्ट्रिंग, और देखिए स्ट्रिंग हमने कहीं पे लिखा नहीं है। ऐसे ही एक तरीका और है, जैसे शॉर्ट हैंड मेथड, ये बहुत पॉपुलर मेथड है डिक्लेयर करने का और यूज़ करने का वेरिएबल ऑन द फ्लाई। ये है नेम 3, ये देखिए यहाँ पे मैंने नेम 3 कोलन इक्वल्स टू डबल कोट्स जॉन 1, और यहाँ पे भी मैंने डेटा टाइप या वैर कीवर्ड यूज़ नहीं करा है, एंड दिस इज़ परफेक्टली फाइन। एक बार इसे रन करके देखते हैं। ये रहा नेम 1 नेम 2 नेम 3, नेम 1 नेम 2 नेम 3। अब मैं आपको ग्लोबल नेम का समझाता हूँ। ग्लोबल नेम क्या होता है, किसी भी फाइल लेवल पे, पैकेट लेवल पे अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है तो उसे हम मेन किसी भी फंक्शन के बाहर यहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। वैर ग्लोबल नेम, ये इसका सेकंड हो सकता है। अब देखिए आपको गोलैंग कंपाइलर की और जो वीएस कोड एक्सटेंशन है वो कितने स्मार्ट है। देखिए ग्लोबल नेम रीडिक्लेयर्ड इन दिस ब्लॉक, कि मैंने इसे 2 बार डिक्लेयर कर दिया, इसलिए ये कंपाइल तक लेके ही नहीं जाएगा, हमें पहले ही एरर दे दिया, तो हमारा इससे बहुत टाइम बच जाता है। तो इसलिए हमने जस्ट फॉर द नेम से हमने इसे रीनेम कर दिया। अब देखिए रीनेम कर दिया, फिर भी ब्लू अंडरस्कोर अंडरलाइन आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन यूज़ नहीं करा है। ओके, तो हम इसे यूज़ भी कर देते हैं। देखिए जैसे ही हमने यूज़ करा, इसे बंद कर देते हैं, ग्लोबल जॉन 2, देखिए वो ब्लू अंडरलाइन भी चली गई। जैसे हमने इसे यहाँ पे रन करा, ग्लोबल नेम 1, ये प्रिंट हो रहा है परफेक्ट एकदम। अब हम जाते हैं, जैसे मैंने कहा था, आपने बहुत बार सुना होगा कि ये वेरिएबल, ये इंटीजर इंट है, इंट 32 है, इंट 64 है। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, गोलैंग में सिर्फ 2 चीज़ें, 2 तरह के इंटीजर अवेलेबल होते हैं, 2 तरह की रेंज अवेलेबल होती है, इंट 32 और इंट 64। इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनमें डिफरेंस होता है रेंज का, कि आप कितना बड़ा वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए इंट 32 में जो बाय डिफ़ॉल्ट रेंज आती है वो आती है -2.1 बिलियन, ये बड़ी फिगर, से लेके +2.1 बिलियन, इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इंट 64 के अंदर ये n टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, ये देखिए -9 क्विंटिलियन से लेके +9 क्विंटिलियन, इसमें माइनस और प्लस दोनों इंक्लूडेड है। तो इसलिए इंट 32 और इंट 64। अब ये आपको यहाँ पे गोलैंग इस इंट को थोड़ा सा डिफरेंटली डील करता है। अभी गोलैंग क्या कहता है कि डिपेंडिंग ऑन कि आपका ओएस का टाइप क्या है, क्या वो 64 है 32 है, इस इंट का इंटरनल टाइप आपका वही डिफाइन होता है। ये आप कभी डिफाइन नहीं करते, आप रनिंग लैंग्वेज में हमेशा इसी तरीके से डिफाइन करेंगे अनलेस और अनटिल स्पेसिफाइड, कि मुझे इंटीजर डिफाइन करना है वैर ए इंट, और उसके बाद जो भी आपको वैल्यू देनी, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ करा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू लेके जाएगा, क्योंकि मेरा सिस्टम 64 है तो ये इंट 64 ही लेके जाएगा, तो मैं इसमें और ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ये गोलैंगा कंपाइलर और गोलैंगा कंपाइलर का डिज़ाइन ही इस तरीके से है। अगर मुझे चाहिए कि मैं मुझे कम वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं कम वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकता हूँ इंट 32 यूज़ करके, और ये भी यहाँ पे रन करेगा। अब एक और चीज़ आती है गोलैंग में, वो आती है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स एक तरह के वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू अगर आपने एक बार डिफाइन कर दी
तो वो कभी भी फंक्शन में थ्रू आउट चेंज नहीं होगी। चलिए रन करके देखते हैं इसे। ये देखिए हमने पाई की वैल्यू 3.14 लिखी थी, पाई की वैल्यू 3.14 आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं इसे एक बार अनकमेंट करके। हमने ये लिखा पाई इक्वल टू 3.14, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे रीअसाइन करा था तो वहाँ पे एरर नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे क्यों हमने इसे कांस्टेंट डिफाइन करा है, इस वजह से एरर आ रहा है। कैन नॉट असाइन टू पाई नीदर एड्रेसेबल नॉर अ मैप इंडेक्स एक्सप्रेशन। इसका बड़ा बड़ा मतलब ये है कि आप कांस्टेंट वैल्यू को री असाइन या उसमें रीवैल्यूएट कर रहे हैं, जो कि गोलैंग मना कर देता है। और अगर जिससे आप अभी सेव करना शुरू करेंगे या रन कर लेके देखेंगे, तो कैन नॉट असाइन पाई नीदर एड्रेसेबल नॉर अ मैप इंडेक्स ऑपरेशन, तो यहाँ पे मना कर देता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नेक्स्ट वेरिएबल टाइप की तरफ, विच इज एक्सपोर्टेड वेरिएबल एंड अनएक्सपोर्टेड वेरिएबल। गोलैंग में बाकी लैंग्वेजेस की तरह कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इन्होंने बहुत सिंपल सा एक रूल बनाया है। अगर आपको अपना वेरिएबल या फंक्शन, ये दोनों के लिए सेम यूज़ होता है, वेरिएबल हो या फंक्शन हो, अगर आपको अपने पैकेज के बाहर यूज़ करना है तो आपको उसका फर्स्ट लेटर अपर केस बनाना पड़ेगा एंड दिस इज नॉन नेगोशिएबल। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसका फर्स्ट लेटर अपर केस होना चाहिए नो मैटर व्हाट। अगर आपको वेरिएबल बनाना है जो पैकेट लेवल पे हो या फाइल लेवल पे हो या फंक्शन लेवल पे हो और आप नहीं चाहते कि उसे बाहर से एक्सेस करा जा सके, तो उसे हम लिखते हैं नॉर्मल केसिंग में, जिसका फर्स्ट लेटर हमेशा लोअर केस रहेगा। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए एक्सपोर्टेड वेरिएबल, आई एम एक्सपोर्टेड, आई एम अनएक्सपोर्टेड, आई एम नॉट एक्सपोर्टेड। ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ कि इन 32 इन 64 की वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है। आर्किटेक्चर सिस्टम कैसे डिसाइड करेगा, अगर आपने लिखा है वैर ए इक्वल टू इंट, इंटरनली वो इंट 32 लेगा या इंट 64 लेगा, वो कैसे डिसाइड करेगा, वो आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है और वही डिसाइड करेगा इंटरनली। अगर 64 बिट आर्किटेक्चर है तो इंट 64 लेगा और 32 बिट आर्किटेक्चर है तो 32 बिट लेगा। इसके अलावा दो कीवर्ड्स आप कॉमनली सुनेंगे, सबसे पहला है बाइट और दूसरा है रून। बाइट क्या होता है? बाइट होता है एलियस ऑफ अनसाइंड इंटीजर 8। अच्छा, अब ये क्या होता है, इसकी तो हमने बात नहीं करी, ठीक है, अब वो भी ट्राई करके देखते हैं। वैर ए इक्वल्स टू अनसाइंड इंटीजर इक्वल टू 10, इसे प्रिंट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ ए, ये क्या कह रहा है, ए रीडिक्लेयर्ड इन दिस ब्लॉक, देखिए ऊपर, तो इसे हम बोल देते हैं A1, यहाँ पे A1 प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं। अब देखिए वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, तो फिर इंटीजर और इंट में और इस वैल्यू में क्या डिफरेंस हुआ। अब ए को ट्राई करके देखते हैं। हम लिखते हैं वेरिएबल b1, हमने ऊपर इंटीजर में देखा था कि उसमें वैल्यू माइनस भी जा सकती है प्लस भी जा सकती है, और 64 में माइनस भी जा सकती है प्लस भी जा सकती है। अब यहाँ पे हम ये प्रिंट करके देखते हैं, वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 10, परफेक्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस वाली को देखे देखते हैं। कैन नॉट यूज माइनस एंड अनटाइप्ड इन कॉन्स्टेंट एज अनसाइंड इंट 8 वैल्यू इन वेरिएबल डिक्लेरेशन ओवरफ्लो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आपका अनसाइंड यू इंट होता है, इसकी जो रेंज होती है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करी जाती है। पहले क्या होता है, ये सिंपल एक इंटीजर होता है, लेकिन उस इंटीजर में आप नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, ये कंसिडर नहीं करता। जैसे मैंने -10 पे एरर दे दिया है, इसकी वैल्यू 0 से शुरू होती है और जितने माइनस में होता है, क्योंकि 0 से शुरू होता है तो इतना ही प्लस साइड ऐड कर देता है, तो इसकी रेंज
4.2 बिलियन हो जाती है। और यही चीज़ अनसाइंड int 64 में भी होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपको आप श्योर हो सिस्टम में कि अगर आपके प्रोग्राम में इस वाले सिचुएशन में जैसे कि एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप अनसाइंड इंट ले सकते हैं। वहाँ पे बेटर रहेगा कि आपको एक एरर असाइन करना या एरर चेक करने की कंडीशन आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपको ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। एक यूज़ केस बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक सॉन्ग वायरल हुआ था 2015 में, जिसने वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे। वो था गैंगनम स्टाइल। उसके साथ अगर कोई क्लोजली फॉलो कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो वो ये बोलते हैं कि वो फर्स्ट वीडियो थी जो 1 बिलियन व्यूज़ को क्रॉस करा था। अब 1 बिलियन व्यूज़ को क्रॉस करा था, उससे यूट्यूब कैसे क्रैश हुआ? उससे यूट्यूब इस वजह से क्रैश हुआ कि जो काउंटर था जिसमें वो वैल्यू स्टोर कर रहे थे व्यूज़ की, वो ओवरफ्लो हो गया। उसकी लेट से लिमिट थी कुछ 99 लैक्स या 99 बिलियन 999 कुछ वैल्यूज़। और जैसे ही उसमें एक ऐड हुआ वो कंप्लीट 1 बिलियन काउंट हुए उसके, वो वैसे ही उसका वेरिएबल ओवरफ्लो हो गया और उसको चेंज करने के लिए उन्हें कई दिन लग गए। हालांकि फिक्स जल्दी आ गया था, लेकिन उसे उसको पूरे सिस्टम में हैंडल करने में कई दिन लग गए थे, क्योंकि आपका इनपुट से लेके डेटाबेस और डेटाबेस से लेके यूआई तक सारे आपको डेटा टाइप जो आपने लिए थे उन सबको आपको डबल करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा, जिससे अब उसके वैल्यू आप अभी वीडियोस 5 बिलियन हो या आपके 10 बिलियन हो, अब आपका क्रॉस नहीं करेगा। तो इसलिए आपका int 32 आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके साथ अगर आप स्ट्रिक्टली डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसके साथ ये प्रोज एंड कॉन्स हमेशा रहेंगे। अब मैं आता हूँ बाइट और रून पे। बाइट ये बोलता है बाइट इज एन एलियस फॉर अनसाइंड इंटीजर 8। अगर कोई भी अनसाइंड इंटीजर 8 हम लिखते हैं तो उसकी जगह हम बाइट भी लिख सकते हैं। इसका यूज़ हम अपनी आने वाली फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। और अगर हम int 32 डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसे हम रून भी लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अगर आपको जिप्स आपको इंस्टॉल करना है या फिर जो स्माइलीज़ होते हैं, जो छोटे छोटे टेक्सचर स्माइलीज होते हैं, वो हमेशा इन्हीं वैल्यूज़ में स्टोर करे जाते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सिनेरियो। सो इसका हम प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अब मैं आपको 2 एक्सरसाइज देता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप ये एक्सरसाइज फॉलो कर पाएंगे। हाउ इंट इज़ डिफरेंट देन अनसाइंड इंटीजर, ये मैंने आपको बताया। इज इट गोइंग टू इफेक्ट द रेंज, ये भी मैंने आपको बताया। एक बार रिकॉल करेंगे इसे। हाउ बाइट इज डिफरेंट देन रून, मैंने ये भी यहाँ पे लिखा है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप एक बार जाके देखें और पढ़ें इसके बारे में। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो इसके साथ हम अपनी वेरिएबल्स वाली वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं जल्दी। और जिस इस वीडियो पर किसी भी तरह का फीडबैक हो या किसी भी तरह का कमेंट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं जल्दी जल्दी उसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।